गुड मॉर्निंग डॉली। आपने आज ही ज्वाइन किया क्या डॉली? पूजा। अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। हम आज हम फाइनली इंट्रोडक्शन देखेंगे थोड़ा सा हमारे सब्जेक्ट का, जो हम कल थोड़ा रह गया था हमारा। जो कौन से स्टूडेंट्स है जो आज ही आए हैं? चलो नाम बताओ आपका। सिद्धि। सिद्धि जिया। नीलम। आप थे क्या ऑनलाइन? नहीं। निशा थी ऑनलाइन। आप? नेहा। कौन है निशा? अच्छा, आप कल थे, आज ही आए हो। लाइव पे भी थे कोई निशा? आपका नाम क्या है? आपका आपका भूमिका। कल थे आप? मेरे को तभी भूल गई हूँ मैं। वापस से थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इशिता। लविष्का। क्या था? सरिश्का, हाँ। आपका तो गुण है। अनु है। आपका तो भूल ही नहीं सकते, इतने छोटे छोटे नाम रखे हुए। ठीक है। अब बाकियों का भी मैं धीरे धीरे याद करूंगी। कुछ तो याद हो गए। अवनी। और उषा। तो मोस्टली तो याद हो गए। प्रदीप का तो मुझे पता ही है, और साहिल। आप कल लिए आए थे, क्या नाम है? सचिन। कॉमर्स ही सारे? आप दोनों का तो पता है, आपका और आपका। बाकी सब कॉमर्स है। चलो ठीक है। अब देखो, हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख रहे थे हमारा। देखो, आपके मॉड्यूल 1 का पेपर 3 होने वाला है एसबीआई। ठीक है, एसबीआई। अब इसकी फुल फॉर्म याद करो पहले तो। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, ये है आपका पार्ट ए, है ना? और सेकंड आपका पार्ट बी है। क्योंकि हमने कल ज्यादा बातें नहीं करी थी, तो आज हम एकदम से स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं। जो आज ही आए हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस वजह से, क्योंकि हम एकदम स्टार्टिंग से फ्रॉम द टॉप स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, तो पेपर 3 आपका होने वाला है एसबीआई सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज। ठीक है, तो पार्ट ए जो आपका है वो 60 मार्क्स का रहने वाला है, और पार्ट बी है आपका 40 मार्क्स का रहने वाला है, ऐसे। ठीक है, तो जो 60 मार्क्स का उसके लिए आपको 13 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, और 40 मार्क्स वाले के लिए आपको 7 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। समझ में आ गई चीज? तो कौन से वाले को ज्यादा टारगेट करना है, 60 वाले को कि 40 वाले को? 40 वाले को करने हैं, 60 वाले को नहीं करने। 13 चैप्टर पढ़ोगे तब 60 मार्क्स आएंगे। यहाँ पे 7 चैप्टर पढ़ के ही 40 मार्क्स आ रहे हैं, और पास होने के लिए कितने चाहिए? 40 ही चाहिए। इसलिए किसको टारगेट करेंगे? इसको। इसको टारगेट करना मतलब इसको कम से कम 4 बार पढ़ के जाना है एग्जाम में, पूरा। एक बार तुम क्लास में पढ़ोगे और घर जाके पढ़ोगे, वो एक बार ही काउंट होता है। क्लास में तो हम क्या, एक बार फर्स्ट रीडिंग हो गई हमारी क्लास में, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई, और थोड़े से नोट्स बन गए, वो होता है क्लास में पढ़ना। ठीक है, घर जाके जो तुम एक बार खुद से पढ़ोगे ना, वो होगा आपका फर्स्ट रिविजन। ठीक है, उसके बाद आपके सिलेबस खत्म होने के बाद तुम 2 बार कम से कम पढ़ चुके होंगे, तो वो हो गए आपके 3 रिविजन। और एक एग्जाम से एक दिन जस्ट पहले वो होगा आपका चौथा रिविजन। तब जाके उसको बोला जाता है कि अच्छे से पढ़ के हम गए, हमें इन आउट पूरा पता है, और 40 में से कम हमारे 30 तो आने ही चाहिए। समझ में आ गई चीज? तो 40 में से 30 आने चाहिए। इतने कम क्यों मैम? 10 मार्क्स कहाँ काट लिया आपने? थ्योरी में मार्क्स नहीं आते। 30 मार्क्स अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। 30 से 35 तक करो, इसका टारगेट हमें रखना है। पूरे में से पूरे तो नहीं आते, हम रियलिस्टिक रहते हैं, अपने से ज्यादा डिलुलू में नहीं रहेंगी। ठीक है, तो 40 में से 35 मैक्सिमम आ सकते हैं, वो हमें लाने हैं। ठीक है, अब 35 और ऐसे टारगेट बनाओगे तो 30 तो आएंगी ही आएंगी। समझ में आ गई चीज? तो क्या तुम इतने नालायक हो कि 60 में से 10 मार्क्स भी ना ला पाओ? ये मैंने कल भी तुम्हें बोला था। नहीं हो ना? कोई है क्या कि 60 मार्क्स का तुम अटेम्प्ट करो, कुछ उल्टा पुल्टा लिख के आओ अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, और तुम्हारे 10 भी ना आए, तो पूरा 60 मार्क्स का छोड़ के तो आओगे नहीं। अच्छा अच्छा। फर्स्ट क्लास ये क्या नाम है? दीपाली। कॉमर्स से हो? देखो, तो 10 मार्क्स तो ला ही सकते हो इसमें से। समझ में आई चीज? तो यहाँ पे टारगेट कितना करना है हमें कि 40 में से कम 30 आ जाए, और यहाँ पे 10 मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, अटेम्प्ट के मिल जाते इतने। तो तुम इस सब्जेक्ट में फेल नहीं हो सकते। जिस सब्जेक्ट में फेल नहीं हो सकते उसमें एग्जामेशन लाना
इज वेरी इजी, ठीक है। तो जिस चीज में आप एग्जाम्शन ला सकते हो तो क्यों नहीं लाओगे, थोड़ी मेहनत ही तो करनी है, ले आएंगे। एग्जाम्शन कब आती है? 60, 60 और मोर देन 60, या तो 60 आए या 60 से ज्यादा है तो आपको एग्जाम्शन मिलता है। एग्जाम्शन मतलब ये है कि चाहे अगर आपका मॉड्यूल नहीं भी निकल पाता तो ये सब्जेक्ट आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा। और दूसरा एडवांटेज क्या है एग्जाम्शन का, कि तुम्हें एग्रीगेट में मदद करेगा, क्योंकि तुम्हें 50% ओवरऑल तो लाना ही है, ठीक है। तो बाकी अगर किसी सब्जेक्ट में तुम्हारे कम मार्क्स रह गए तो ये सब्जेक्ट तुम्हें क्या कर देगा, बूस्टअप दे देगा। और कल मैंने बताया था, जो न्यू स्टूडेंट्स उनको भी बता दूं, तुम्हारे 4 सब्जेक्ट्स है। पेपर 1 है JIGL, पेपर 2 है कंपनी लॉ, पेपर 3 अपना ये SBIL, और पेपर 4 है CFM, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने, ठीक है। JIGL है जो आपका पेपर 1 होता है और ये 100 मार्क्स का आता है, तो इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं है, पार्ट A पार्ट B। तो हमें नहीं पता पेपर कहां से आने वाला है, तो जितने भी चैप्टर है सारे पढ़ के जाने हैं, और उसमें से किस में से ज्यादा मार्क्स का आएगा हमें नहीं पता, सरप्राइज है ये पूरा, ठीक है। सेकंड है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ हमारा मेन सब्जेक्ट है, प्राइम सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे नाम में क्या आता है, कंपनी सेक्रेटरी में कंपनी, और कंपनी लॉ में भी क्या आता है, कंपनी। तो कंपनी में ही काम करना है हमें, तो कंपनी लॉ तो हमें अच्छे से आना चाहिए। तो कंपनी लॉ का पेपर थोड़ा सा हार्ड आता है, थोड़ा सा लेंदी आता है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आता है, क्योंकि ये अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम CS बन ही नहीं सकते, ऐसा ICSI का मानना है। तो इसका पेपर कभी इजी नहीं आता है, ये पहले से फर्स्ट डे से अगर तुम्हें पता होगा तो तुम उस अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को डील करोगे। रही बात SBIL की, इस सब्जेक्ट की, ये थोड़ा पढ़ने में आसान है, क्वेश्चंस भी इसके आसान आते हैं, और इसमें अच्छा खासा बाइफर्केशन भी है, तो इसमें एग्जाम्शन का टारगेट करना ही है। बाकी इसके अलावा कौन से सब्जेक्ट को हम मैम चूज करें, टारगेट करें, वो तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना। प्रैक्टिकल में अच्छे हो तो CFM उठा लेना, प्रैक्टिकल में अच्छे नहीं हो, CFM के अकाउंट्स, फिनेंशियल मैनेजमेंट, तो अगर उसमें अच्छे हो और वो पसंद आ जाए और सॉल्विंग अच्छे से हो जाए तो फिर उसको उठा लेना। अगर प्रैक्टिकल अच्छा नहीं है तो कंपनी लॉ और JIGL में से कोई सा भी उठा लेना, एज पर योर इंटरेस्ट। समझ में आ गई चीज? बाकी घर पे सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है बोलो? कंपनी लॉ, और सबसे कम SBL हम क्लास में ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, ताकि घर पे टाइम बचे, और उस टाइम बचे हुए में तुम कंपनी लॉ और JIGL पढ़ पाओ, क्योंकि वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। समझ में आ गई चीज? SBL इजी है, क्लास में सबसे ज्यादा अटेंशन इसी सब्जेक्ट में चाहिए मेरे को, ठीक है, क्योंकि घर पे तभी तुम अपना टाइम बचा पाओगे, नहीं तो फिर घर पे पढ़ना पड़ जाएगा, एक ही बात है, पढ़ना तो पड़ेगा। समझ में आ गई चीज? अब देखो क्या है इसके अंदर। पार्ट 1 जो है आपका सेटिंग ऑफ बिजनेस का, और पार्ट 2 है लेबर लॉस का। चैप्टर्स यू आर गोइंग टू स्टडी इन SBL में हम कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, देखो थोड़ा सा सब्जेक्ट का ओवरव्यू मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अब तुम्हें इससे दोस्ती करवानी पड़ेगी तो पहले इसको जानोगे तो सही। तो मान लो कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें कोई शादी में लेके गए, और तुम्हारा कोई दूर का कोई उनका फ्रेंड है जिनको तुमने आज तक देखा नहीं है ना, और उनके बेटे से तुम्हें मिलवा दे, बेटा या बेटी से, ठीक है, और बोले कि जाओ बच्चों दोस्ती कर लो, खेलो, तो तुम क्या करोगे? और भाई कैसा है, ऐसे गले पड़ जाओगे कि उसके मिलते ही पूछोगे ना पहले क्या पढ़ता है, क्या करते हो आप, आपका नाम क्या है ना, कहाँ पे रहते हो, ऐसे पूछोगे ना, वैसे ही। तो तुम एकदम से मैं तुम्हें थोप नहीं सकती सब्जेक्ट, पहले जानो तो सही इसमें क्या क्या डील करना पड़ेगा, कैसा नेचर है इस सब्जेक्ट का। समझ में आ गई चीज? तो देखो नंबर 1, चैप्टर 1 आपका होने वाला है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि देखो तुम्हें पता है ना, इंडिया में बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, हर जगह ही बहुत तरह के बिजनेस होते हैं, जैसे फर्म हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, कंपनी हो गया, ठीक है। तो उसमें से तुम्हारे लिए सबसे सूटेबल कौन सा रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ज्यादा इजी चैप्टर है, आता भी नहीं है एग्जाम में, इतना इजी है कि आता ही नहीं, 0 से 5 मार्क्स का आएगा ये, ठीक है। सिर्फ इसको ही मैं बोल सकती हूँ कि 0 से 5 मार्क्स का आएगा, बाकी किसी सब्जेक्ट चैप्टर का कोई नहीं पता, कुछ नहीं पता। ICSI हमेशा सरप्राइज ही कर देता है, अगर मैं बोल रही हूँ कि 10 मार्क्स का आएगा तो हो सकता है उसमें एक भी क्वेश्चन आए, इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ। समझ में आ गई चीज? तो ये चैप्टर 1 ही ऐसा है जिसको हम थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम, और इस चैप्टर ये इजी भी बहुत है चैप्टर, ठीक है। चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड कंपनीज। मैम इसमें भी कंपनीज, कंपनी लॉ में भी कंपनी 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 हर जगह जा रही है, क्या कर रही है? देखो ध्यान से सुनना, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? इस सब्जेक्ट का क्या नाम है? अरे SBL तो है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस है ना, तो बिजनेस में कंपनी नहीं आता क्या? तो कंपनी को बनाते कैसे हैं, कंपनी को फॉर्म कैसे करते हैं वो तुम SBL में सीखोगे, कंपनी को रन कैसे करते हो वो तुम कंपनी लॉ में सीखोगे, कंपनी को क्लोज कैसे करते हैं वो तुम प्रोफेशनल में सीखोगे। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कंपनी लॉ कितना ज्यादा वास्ट है? तुम्हें 3 जगह तो बांटने पड़े उनको,
और उसके बाद एक सब्जेक्ट पूरा बनाना पड़ा है कंपनी लॉ का जो सिर्फ कंपनी के बारे में ही बात करता है। तो कंपनी कुछ ज्यादा ही वास्ट टॉपिक है, इसलिए तो हम बने हैं, नहीं तो हम ही नहीं होते। कंपनी सेक्रेटरी का मेन काम ही कंपनी को रेगुलेट करने का है, समझ में आई चीज। तो जो जिस चीज की वजह से हमारा जॉब है, हम बने हैं, तो वो तो ज्यादा वास्ट ही होगी ऑब्वियसली, एक अलग से प्रोफेशन बनाना पड़ गया उनको इस चीज के लिए। समझ में आ गया। CS एक्ट कब आया था पता है? अरे अपना तो याद करो कम से कम, बाकियों का तो मत करो चाहे। CS एक्ट CSCT में पढ़ के आए हो तुम ये? 1980, फिक्स 80। रुक जाओ यहाँ पे ब्रेक लगाओ, 81 82 नहीं 80, ठीक है। CS एक्ट आया था 1980 में, ठीक है। तो उससे पहले क्या क्या हो रहा था, कंपनियों का बुरा हाल था, फिर उनको अलग से बनाना पड़ गया। समझ में आई चीज, CS का कोर्स, तो वही वाली बात है। तो कंपनी तो देखो बहुत वास्ट है, तो कंपनी को बनाते कैसे है, आज अगर तुम्हें कंपनी बनानी हो तो कैसे बनाओगे, वो तुम SBL में सीखोगे इस चैप्टर 2 के अंदर, ठीक है। दूसरा, कितने प्रकार की कंपनियां होती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी से कैसे अलग है, डिफरेंट है, वो भी तुम सीखोगे SBL में। अब कंपनी को चलाते कैसे, उसके लिए तो पूरा सब्जेक्ट ही बना दिया उन्होंने, सारे चैप्टर ही कंपनी के ऊपर है उसके अंदर। समझ में ये चीज, तो कंपनी लॉ में वो तुम पढ़ोगे। कंपनी को बंद कैसे करे जाते हैं, और बंद होता है तो क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, या बंद करने से हम कैसे उसको बचा सकते हैं, बीमार कंपनी को वापस से हेल्दी कैसे बना सकते हैं, वो सब तुम किस में पढ़ोगे, प्रोफेशन। समझ में आ गई बात? अब सुन अच्छे से। अब ये तो चैप्टर है, चैप्टर 2, जिसके अंदर अलग अलग कंपनियों के बारे में ही बात करनी, कंपनी के अलावा किसी के बारे में भी बात नहीं करनी। तो चैप्टर 1 में सारे बिजनेसेस की बात करेंगे, चैप्टर 2 में सिर्फ कंपनी की बात करेंगे, चैप्टर 3 में सिर्फ LLP की बात करेंगे। LLP का नाम सुना है क्या तुमने? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो किसका मिक्सचर होती है, कंपनी और फर्म का, ठीक है। तो ये सिर्फ LLP के बारे में। तुम सोचो LLP एक्ट इतना छोटा एक्ट है कि इस चैप्टर में हम LLP बनाना, चलाना और बंद करना तीनों पढ़ लेंगे, और वहां पे कंपनी लॉ के लिए बनाना यहाँ, चलाना वहां, और बंद करना तो कहीं और ही। समझ में आ गई चीज? तो दोनों दोनों में बहुत डिफरेंस है। चैप्टर 4 आपका स्टार्टअप्स का है। स्टार्टअप्स देखो, अब तुम नई जनरेशन हो, तुम्हें पता ही है स्टार्टअप्स का कितना ट्रेंड सा हो चुका है। शार्क टैंक भी आ गया है इंडिया में, पहले नहीं था। तो शार्क टैंक की TRP भी बहुत अच्छी है यूट्यूब पे, उस पे व्यूज भी अच्छे हैं। इसका मतलब क्या साबित होता है, लोग इंटरेस्टेड है स्टार्टअप में वेंचर करने के लिए। तो तुम्हें पता होना चाहिए स्टार्टअप कैसे बनता है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तुम्हें मैंने कल भी बताया था, वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ, ये सब्जेक्ट आपका कंपनी वाले CS का नहीं है। किसका है? CS इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, PCS के बारे में ही है। और PCS को सब आना चाहिए, क्योंकि एक PCS के पास आते हैं क्लाइंट्स, वो बोलेंगे कि हमें आज एक स्टार्टअप खोलना है, तो आप हमें एडवाइस करो कि इसको रजिस्टर कैसे कराते हैं। समझ में आ गई चीज? उसको, उस चीज को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तुम्हें खुद आता होगा तभी तो एडवाइस करोगे, तो खुद कहाँ से आएगा, यहाँ से। समझ में आ गई चीज? फिर है चैप्टर 5, इसका नाम भी शायद तुमने सुना होगा 11th 12th में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वहां पे था, और उसी को हमें डिटेल में पढ़ना है कि इसमें कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो इनको मिलती है, क्योंकि छोटे लोग होते हैं ना बेचारे, ये तो बेचारे ग्रो कर रहे हैं, तो छोटे बच्चों को सब सपोर्ट करते हैं। जैसे घरों में छोटा बच्चा कुछ भी करता है तो डांट किसको पड़ती है, बड़े बहन भाइयों को, कि तुम क्या कर रहे थे, है ना, तुम बड़े हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। छोटा कुछ भी नालायक पंथी करे चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम बात है, गवर्नमेंट के लिए भी ये छोटे बच्चे हैं, स्टार्टअप्स, MSME, क्योंकि ये लोग नए नए बनते हैं, इनको सपोर्ट की जरूरत होती है, तो सरकार इनको भर भर के सपोर्ट करती है। तो कैसे करती है वो हम पढ़ेंगे। समझ में आ गई चीज? 6th है कन्वर्जन, ये भी कंपनी लॉ का ही पार्ट है वैसे। एक कंपनी से दूसरी कंपनी को चेंज होना है तो कैसे करेंगे। पहले हमने बनाई थी, अब तुम्हें अचानक से तुम्हारा मूड चेंज हो गया, तुम्हें लगा प्राइवेट कंपनी में मजे नहीं आ रहे, पब्लिक कंपनी बनते, चलो पब्लिक कंपनी में मजे नहीं आते, प्राइवेट कंपनी में बनते हैं। सेक्शन 8 कंपनी से दूसरी कंपनी बनना है, OPC से दूसरी कंपनी बनना है, 1% कंपनी से, ठीक है। तो उसका कन्वर्जन कैसे होता है, उसके प्रोसीजर्स होते हैं, वो हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। तो 2 कंपनी लॉ के चैप्टर उन्होंने यहाँ डाल दिए। बेसिकली पता है क्या है, ये सब्जेक्ट पहले हुआ भी नहीं करता था, ठीक है, पर कंपनी लॉ का सिलेबस इतना ज्यादा था कि बच्चे हो गए थे परेशान। उन्होंने ICSI को बोला या तो हम कंपनी लॉ पढ़ लें या बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ ले, एक ही बात है, ठीक है। तो ICSI को बुरा लगा कि हाँ भाई बात तो सही है इनकी, तो उन्होंने एक नया सब्जेक्ट ही बना दिया SBC करके। पहले ये SBC हुआ करता था, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, ऐसा इसका नाम हुआ करता था। उसमें हम बिजनेस को बनाना सीखते थे, और बंद करना भी इसी में था। बंद करने वाला उन्होंने प्रोफेशन में डाल दिया। समझ में ये चीज, ऐसी चीजें इन्होंने करी। अब सेटिंग अप ऑफ बिजनेस
के अंदर सारी चीजें बिजनेसेस आ जाते हैं, सिर्फ कंपनी नहीं आती, तो वो सेगमेंट वहां से थोड़ा कम हो गया। अब जैसे कन्वर्जन है, कंपनी बनाना कैसे है, ये सारी चीजें कंपनी लॉ में क्यों पढ़नी, कंपनी लॉ में सिर्फ चलाने वाली चीजें होनी चाहिए ना, सारे सेक्शंस रेगुलेशंस वगैरह, तो उन्होंने इस सब्जेक्ट में डाल दिया, जो कहीं पे भी नहीं जा रहा था वो इस सब्जेक्ट में डला हुआ है। तो ये काफी डिफरेंट एरियाज को कवर करने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 7 है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, कंपनी को छोड़ के अब हम सबकी बातें करेंगे। चैप्टर 2 में हम सिर्फ कंपनी की बात कर रहे थे, अब चैप्टर 7 में नॉन कॉर्पोरेट, मतलब कंपनी के अलावा सबकी बातें करेंगे, जैसे कि क्या, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, एचयूएफ, ट्रस्ट, सोसाइटी, फर्म्स, मेगा फर्म्स, सब आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इनकी बातें करेंगे हम, इन सब चीजों, ठीक है। अब है चैप्टर 8, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कम से कम भी 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आता ही आता है, और इससे नहीं आएगा तो स्टार्टअप से आ जाएगा, मतलब इन दोनों चैप्टर में से वेटेज तो अच्छा आता है। तो चैप्टर 8 है आपका फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे तुमने एक नाम सुना होगा पेटीएम, ऑब्वियसली यूज भी करते होंगे तुम, पेटीएम, फोन पे, ये सब क्या है, पेमेंट बैंक्स है। तो ये कैसे बनती है, कौन इनको बना सकता है, ये कैसे चलती है, वो सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक तुमने नाम सुना होगा, एनबीएफसी का नाम सुना है क्या, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कोई एग्जांपल दे सकता है क्या इसका, जो ऑनलाइन है वो टाइप कर सकते हो और बोलना चाहते हो, इफ यू वांट। एनबीएफसी का एग्जांपल कोई, अच्छा एक नाम बोलती हूँ, बताना तो तुमने सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ, बजाज फिनसर्व, सुना हुआ है। अब एक नाम तो सुना ही होगा, मुथूट फाइनेंस, उसका तो ऐड आता है रेड कलर का सा, ठीक है, वो क्या है, एनबीएफसी है। तो अब हमने नाम तो सुने हुए हैं, बट हमें पता नहीं है क्या है। लोन्स प्रोवाइड करते हैं बैंक्स के अलावा। तो फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज देती है, फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब लोन देती है, और लोन तो बैंक देते हैं ना मैम, बैंक के अलावा कौन देता है, वो चैप्टर 8 बताएगा। तो समझ में आ गई चीज। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सब, सीएस का क्या काम है, अरे एनबीएफसी की फुल फॉर्म क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कंपनी, तो कंपनी जहां गई वहां पे हम कूद के आ जाते हैं, समझ में आ गई चीज। चैप्टर 9 है जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर के बारे में, जॉइंट वेंचर और स्पेशल पर्पस व्हीकल, दो चीजों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। बिजनेस कोलैबोरेशंस, जैसे मारुति सुजुकी, सुजुकी कहाँ की कंपनी, जापान की, सिजुका से पता लगाया ना तुमने, है ना, सुजुकी कहाँ की कंपनी है, जापान की, और मारुति, मारुति तो इंडिया की होगी, मारुति हनुमान जी का नाम है, तो यहाँ की कंपनी है इंडिया की। तो इंडिया और जापान का क्या है, कोलैबोरेशन है, तो उसका नाम क्या है, मारुति सुजुकी, ये है जॉइंट वेंचर। तो ये कैसे होता है तो कंपनी है ये, ठीक है, तो ये कैसे होता है। अब ये कंपनी लॉ में क्यों नहीं आया मैम, ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलता ना। तुम एक बात बताओ, इंडिया वाले सुजुकी को बोलते हैं, मारुति वाले सुजुकी को बोलेंगे कि हमारा इंडिया का कंपनी लॉ मानो, तो सुजुकी बोलेंगे अच्छा तुम हमारा मान लो, जापान का, तो यही करते रहेंगे 10 मिनट तक, वो बोलेंगे हमारा मानो, वो बोलेंगे हमारा मानो। तो इसलिए उन्होंने बोला हटाओ इन सबको, एक्ट वगैरह को हटा दो, एक अग्रीमेंट बनाओ, अग्रीमेंट, अग्रीमेंट तो सब जगह एक जैसे ही होता है, तो जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट बना लो। समझ में ये चीज। तो ये कंपनी लॉ में कैसे दे सकते हैं आईसीएसआई तुम्हें, तो कहाँ देगा फिर, इस सब्जेक्ट में, जो जहां कहीं पे भी नहीं आता वो इधर आ, रैंडम रैंडम सब्जेक्ट है एकदम। 10, इसमें क्या, सेटिंग अप ब्रांच ऑफिस, लाइसेंस ऑफिस और होली ऑन सब्सिडरी। तो तुम ऐसा समझ सकते हो कंपनी लॉ का एक्सटेंशन है ये सब्जेक्ट, पार्ट ए, पार्ट बी का देखो देना देना ही नहीं, वो तो अलग ही है, वहां तो हम मजदूर बनेंगे, मजदूरों वाला लॉ है वो, ठीक है, वहां तो मजदूरों की तरह पढ़ेंगे, उसको छोड़ो। कंपनी लॉ का एक्सटेंशन है पार्ट है, तो काफी चीजें वही है, कंपनी के रिगार्डिंग ही है, और जो कंपनी नहीं है वो भी इसमें है, समझ में आई चीज। अब चैप्टर 10 किसके बारे में बात करता है, बीओ, पीओ, एलओ, क्या पीओ, पीओ नहीं, प्रोजेक्ट ऑफिस, देखो क्या है, ब्रांच ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस और लाइसेंस ऑफिस। ये क्या होती है, तुमने सुना होगा ब्रांच ऑफिस लगानी है, तो बाहर की कंपनी इंडिया में ब्रांच ऑफिस खोलती है ना, तो कैसे खोलेगी, वो सब यहाँ पे सीखोगे, समझ में आ गई चीज। तो मतलब आउटसाइड इंडिया से लोग इंडिया में आ रहे हैं अगर, तो वो चैप्टर 10 बताएगा कैसे आ सकते हैं, समझ में आ गई चीज। फिर हम बाहर जाएंगे चैप्टर 11 में, लाइसेंस ऑफिस कम्युनिकेशन के लिए होता है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल। चैप्टर 11 जो है वो क्या बात करता है कि हम बाहर बिजनेस खोलेंगे, मतलब अगर तुम्हें मान लो न्यूयॉर्क में कंपनी बनानी है, तुम्हें अगर सिंगापुर में कंपनी बनानी है, तुम्हें चाइना में कंपनी बनानी है, चाइना में कोई क्यूई बनाना चाहेगा, और और भी न्यूजीलैंड में बनानी है, या फिर और कौन सा नहीं बोला मैंने, सारे आ गए, यूके, यूके में बनानी है, तो उन सब के प्रोसीजर तुम्हें इसके अंदर दे रखे कि वहां पे कंपनी कैसे बनानी है,
तो तुम्हारा क्लाइंट तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें बोलेगा कि आप हमें सिंगापुर में कंपनी खोल के दे सकते हैं क्या, तो फिर तुम उसे कंपनी खोल के दोगे, यहाँ बैठे बैठे, जाना नहीं पड़ता, ऑनलाइन हो जाता सब। तो ऑनलाइन करने के लिए तुम्हें आना भी तो चाहिए, वो इस चैप्टर में आएगा। समझ में आ गई चीज, क्लियर हो गया क्या? उसके बाद चैप्टर 12, आइडेंटिफाइंग लॉज एप्लीकेबल टू वेरियस इंडस्ट्रीज। अब कंपनी बना ली, फर्म बना लिए, दुनिया भर के बिजनेसेस खोल लिए हमने, सारे खोल लिए, अभी तक सबका हो गया ना काम धाम। अब तुम्हें कैसे पता तुम्हारी इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली कौन से लॉज लगते हैं? जैसे मान लो कि मैं फूड इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे अलग से फूड वाले लॉज भी तो मानने पड़ेंगे। अच्छा मान लो कि मैं ना मेडिसिन बनाती हूँ, ड्रग्स इंडस्ट्री में हूँ मैं, है ना, फार्मा कंपनी मेरी, फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो मुझे ड्रग्स एक्ट भी मानने पड़ेंगे। ड्रग्स एक्ट हो गया, मेडिकल रेमेडीज एक्ट हो गया, ये सारे एक्ट भी मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। अब मान लो कि मेरा न्यूज चैनल है, मैं न्यूज कंपनी में हूँ, कंपनी होती है वो भी, न्यूज चैनल वगैरह, तो मुझे प्रसार भारती एक्ट ये सब मानने पड़ेंगे, या फिर मीडिया वाले एक्ट्स मानने पड़ेंगे, मीडिया एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले एक्ट अलग से मानने पड़ेंगे। तो नॉर्मल कंपनीज एक्ट तो सब पे लगता है, अगर मैं कंपनी हूं तो मेरे पे कंपनीज एक्ट तो लगेगा ही, तो वो तो जनरल लॉ हो गया। स्पेशल लॉ कौन कौन से लगते हैं वो हम इस चैप्टर में, चैप्टर 12 समझ में आ गई चीज। चैप्टर 13 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कुछ ज्यादा ही, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये मिनिमम 10 से 15 मार्क्स का फिक्स है कि आता ही है, क्योंकि ये पार्ट बी में हुआ करता था पहले एसबीसी में, वहां पे भी इतना ही वेटेज का था, तो जब इन्होंने पार्ट ए में जोड़ा उसको, तो अभी भी वो मेंटेन करके चल रहे कि इसका अच्छा खासा पोर्शन आए, तो 10 मार्क्स का तुम्हें देखने को जरूर मिलेगा। वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, अब अगेन तुमने सारे तरह के बिजनेसेस खोल लिए, अब तुम्हें अलग अलग तरह के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस भी तो लेने पड़ेंगे। कंपनी बना ली तुमने, कंपनी को क्या लाइसेंस वगैरह नहीं लेना पड़ता क्या? हाँ। अब अगेन अगर मैं एग्जाम्पल लूँ फूड का, तुम कोई फूड वाली कंपनी खोल रहे हो जो खाना बनाती है या खाने के कोई सामग्रियां बनाती है, ठीक है, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें फसाई का लाइसेंस लेना पड़ेगा? अगर तुमने नाम सुना हो तो, बिस्किट के पेपर पैकेट के पीछे लिखा होता है ना फसाई नंबर, लाइसेंस नंबर, तो वो लेना पड़ेगा। तो वो कैसे लेते हैं वो इसमें सीखेंगे चैप्टर 13 में। तो ये हो गए तुम्हारे 1 से 13 चैप्टर्स पार्ट ए के, जो काइंड ऑफ कंपनी लॉ का एक्सटेंशन भी है, और जो कंपनी लॉ में भी नहीं आता, कंपनी में भी नहीं आता, वो भी इसी के अंदर है। समझ में आ गया क्या? पूरा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब तुमने एक चीज अगर नोटिस करी हो तो, क्या कोई भी चैप्टर किसी से मैच नहीं करता, सब चैप्टर अपने आप में ही अलग है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्यों एडवांटेज है? तुम एग्जाम में कंफ्यूज ही नहीं हो सकते, तो मैं आईसीएसआई चाह के भी कंफ्यूज नहीं कर सकता। स्टार्टअप का क्वेश्चन पूछेगा तो स्टार्टअप से ही होगा ना, समझ में चीज। जॉइंट वेंचर का पूछेगा तो जॉइंट वेंचर का ही होगा, ठीक है, और एनबीएफसी का पूछेगा तो एनबीएफसी का ही होगा, समझ में चीज। कंपनी का है तो कंपनी से होगा, एलएलपी का तो एलएलपी से होगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज क्यों है मैं बताती हूँ। कंपनी लॉ जो तुम्हारा पेपर 2 कंपनी लॉ, इस पूरे में 1 से लेके 19 चैप्टर में, 1 to 19 चैप्टर है, टोटल 19 चैप्टर्स है कंपनी लॉ के अंदर, है ना। उन सारे 19 के 19 चैप्टर पे कौन सा एक्ट लगता है? कंपनीज एक्ट, एक ही एक्ट लगता है। अब तुम्हारा दिमाग घुमा सकते हैं एग्जाम में बहुत आसानी से, ठीक है। वो 4-5 चैप्टर को मिक्स करेंगे और उसका बनाएंगे भरता, ठीक है, और वो देंगे तुम्हें, और तुम अब ढूंढते रहो कौन से चैप्टर से आया है, कौन सा प्रोविजन है, कौन सा सेक्शन है, दिमाग हो गया खराब। तो तुम्हें ना 2 मिनट तो एनालाइज करने में लग जाते हैं वहां पे कि क्वेश्चन क्या है, फिर जाके तुम उसका आंसर लिख के पाते हो। समझ में चीज, ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ ही नहीं सकती। कैसे कंफ्यूज करेंगे? तो ऑप्शन ही नहीं उनके पास, चाहे कितना ही ट्रिकी पेपर बना दे, मैं तो बोलती हूँ, ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं हो सकती। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। समझ में आएगी चीज। अब बच्चे इसको डिसएडवांटेज की तरह ले लेते हैं, बोलते हम इतनी चीजें पढ़नी है, अच्छी बात है ना, तो पढ़ना तो वहां पे भी हर सब्जेक्ट में ज्यादा है, बट डिफरेंट एक्ट होते हैं ना, तो हमारे माइंड में ना क्लैरिटी होती है कि इस चैप्टर में ये था, इस चैप्टर में ये था, तो हमारे माइंड ने सेग्रीगेट कर दिया ना, तो कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती एग्जाम में। समझ में आ गया? ये एडवांटेज तुम्हें सेम जेआईजेल में मिलेगा पेपर 1 में, वहां पे सब एक्ट अलग है, आरटीआई अलग, ठीक है, जो क्रिमिनल लॉज है वो अलग, ठीक है, और छोटे मोटे एक्ट हो गए इंटरप्रिटेशन वाले वो अलग, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। कंपनी लॉ में इसलिए स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, चीजों कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा, कंपनी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर अकॉर्डिंग पढ़ ही नहीं सकते। एक कंपनी में इतने सारे लॉज लग रहे हैं, तो कंपनी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गई चीज? इसको तुम चैप्टर वाइज पढ़ सकते हो। क्लियर हो गया? पार्ट ए समझ में आया, थोड़ा सा आइडिया लगा कि किस तरीके से डील होएगा, क्या क्या बिजनेस के बारे में बात करनी है बेसिकली। अब आते हैं हम पार्ट बी पे, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे तुम्हारा पूरा ग्रुप निकल सकता है, सब्जेक्ट नहीं, ग्रुप निकल सकता है इसकी वजह से। इसको इतने अच्छे से पढ़ लो कि एसबीआई में एग्जाम्शन आ जाए, एसबीआई में अच्छे मार्क्स आएंगे तो बाकी में कम भी आएंगे तो भी एग्रीगेट बन जाएगा। समझ में ये चीज? सिर्फ इसी सब्जेक्ट में वो हिम्मत है
कि तुम्हारा ग्रुप निकाल के दे दे। बाकी सब सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हो सकती है, उस पर हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि इस एक इकलौते सब्जेक्ट से भी काम नहीं चलेगा, 4 में से 2 सब्जेक्ट तुम्हें उठाने पड़ेंगे जिसमें तुम एग्जामिशन का टारगेट करो। इसको तो उठाना ही है ड्यू टू द रीजंस जो मैंने तुम्हें बता दिए। कि मेरा सब्जेक्ट इसलिए नहीं बोल रही, इसमें एग्जामिशन लाके फेल हो जाओगे तो क्या करूंगी मैं, समझ में आ गई चीज। इसमें बाइफर्केशन है ना, दूसरा ही ईजी पड़ता है, पेपर भी ईजी आता है, तो इसको तो उठाना ही है। उसके अलावा तुम्हारे इंटरेस्ट का जो सब्जेक्ट मिले उठा लेना। समझ में आ गया। अब लेबर लॉज में देखो हमें क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर 14 जो है आपका वो है कॉन्स्टिट्यूशन लेबर लॉज, जो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर हमारा यही रहने वाला है। चैप्टर 15 आपका कोड के बारे में है, इसको थोड़ा इग्नोर करो, अभी देख लेंगे। इसमें थोड़ी हिस्ट्री दे रखी है, लेबर लॉ कैसे बने क्या बने। तो ये दोनों कौन से इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स है, ठीक है। तो इसको तुम्हें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे इजी आ जाएगा ऐसे, ठीक है। मेन जो चैप्टर्स तुम्हें पढ़ने हैं वो है 5 चैप्टर्स। 5 चैप्टर पढ़ के 40 मार्क्स आ रहे, इसके अलावा तुम क्या आईसीएसआई की जान लोगे क्या? 5 चैप्टर पढ़ के 40 नंबर आ रहे हैं, अच्छी चीज है ना। देखो क्या है, सबसे पहले लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा 16 में। मतलब इसमें हम 3 तरह के एक्ट पढ़ेंगे। मैम चीटिंग कर रहे हो आप, छोटे छोटे एक्ट है, ऐसा नहीं है। 16 का फर्स्ट है वो है फैक्ट्रीज एक्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे फैक्ट्री के मजदूरों के लिए क्या क्या कानून बने हुए हैं। 16 के सेकंड में हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट पढ़ेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं, ठेके की लेबर किसी और से मंगवाते हैं, उनके लिए लॉस पढ़ेंगे। और ये तो तुम रिलेट करके पढ़ोगे 16 का थर्ड, चाइल्ड लेबर, वो तो हम ही है मैम, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर वो पढ़ेंगे हम लोग। 17 में हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करेंगे कि स्ट्राइक हड़तालें वगैरह ज्यादा ना हो। इसमें 2 एक्ट आएंगे आपके, 17 का फर्स्ट एंड 17 का सेकंड। फिर से चीटिंग, अब क्या करें। हाँ ये तुम नहीं, तुम्हें फील होगा, मजदूरी वाली आएगी फीलिंग, और तुम्हें तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, पैसे देने और पड़ रहे हैं। देखो क्या है, 17 का फर्स्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, और 17 का सेकंड है स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, बाद में पढ़ेंगे। अब 18 में हम सिर्फ पैसों के रोकड़े की बात करेंगे। लॉ ऑफ वेजेस, टाइम से पैसा मिलना चाहिए, मिनिमम इतना तो मिलना चाहिए, लड़का लड़की को बराबर मिलना चाहिए, और बोनस का भी इंतजाम हो जाए तो मजा आ जाएगा। 4 एक्ट पढ़ने पड़ेंगे। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एंड इक्वल रेमुनरेशन एक्ट, इसमें 4 पार्ट्स होने वाले हैं। और 19 में 6 पार्ट्स हैं, ठीक है। सेक्शंस है बहुत, काफी सारे हैं। कुछ के तो क्लास में याद करेंगे, और जिनके याद नहीं करेंगे क्लास में उसके करने भी नहीं है, कंफ्यूजिंग है। तुम्हें पता है ना, एक चीज तुम्हें बताती हूँ मैं, बहुत ही खतरनाक। तो पहले इसको कंप्लीट करते फिर बताऊंगी। 19 में आपके बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। 20 चैप्टर आपका है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। वुमेन के साथ अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है, वुमेन के लिए बना है, मैन के लिए अभी तक नहीं बना है, सॉरी, ठीक है। औरतों के लिए बना है ये, ठीक है। तो लड़कों को छेड़ा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पॉश एक्ट पढ़ेंगे हम लोग। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, ये अपने आप में अलग एक्ट है, इसके कोई पार्ट्स नहीं है, खुद ही एक्ट ही है ये, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। समझ में आ गई चीज। तो ऐसे तुम्हारे चैप्टर्स डिवाइडेड है, और मजदूरों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। उनको पैसे सही से मिले, है ना, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करें, उन पर अत्याचार ना, उनसे ज्यादा काम ना कराया जाए, ठीक है। कम पैसे देके ज्यादा काम ना कराया जाए, ठीक है। उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, जो लड़कियां काम कर रही है उनके रिगार्डिंग, है ना। उनके अगर इंजरी हो जाए, उनके काम करते टाइम कोई चोट वोट लग जाए, तो उसके रिगार्डिंग हॉस्पिटल के खर्चे कौन देगा। और पीएफ पेंशन ग्रेचुटी, ये नाम तो तुमने सुने ही होंगे, प्रोविडेंट फंड, है ना, तुमने सुना होगा भैया दीदी से कि हमारे ना कंपनी में तो पीएफ कटता है, ठीक है। या हम लोगों को तो ग्रेचुटी मिलेगी, किसी से सुना होगा। और पेंशन तो सबने सुना होगा, यार उनकी तो पेंशन आती है, उनको क्या टेंशन की बात है। मम्मी लोग बात करते हैं ना, उनके घर में तो पेंशन आती है, हमें तो देखना है ना हमारा काम, ऐसी बातें करती है मम्मी, ठीक है। तो पेंशन पीएफ ये एक्चुअल में क्या होते हैं, और किन को देने होते हैं, और कैसे इनके लॉज इंप्लीमेंट होते हैं, वो सब हमें पढ़ना पड़ेगा। पेंशन बंद नहीं हुई, बंद नहीं हुई, गवर्नमेंट ने चेंजेस करे अपने पॉलिसी के, ऐसा। समझ में आ गया क्या? अरे हो गया क्या, आइडिया लग गया? तो तुम्हें एक और चीज समझ में आ गई होगी, पार्ट ए और पार्ट बी का भी कोई लेना देना नहीं है। पार्ट ए भी बहुत अलग है, और पार्ट बी बहुत रैंडम सब्जेक्ट है, ये पता नहीं कैसे बनाया इसी सर, जो जैसे मन किया वैसे बना दिया इसको। समझ में आ गई चीज। तो पार्ट ए में तो आपकी बिजनेस 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 की बात है, वहां पे हम पीसीएस हैं, ओके, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है। और पार्ट बी में हम मजदूर हैं। तो इतना डाउनग्रेड करना है ना खुद को, जिसकी कोई हद नहीं। समझ में आ गई चीज। चलो सारी हमारी चीजें हो गई है, क्या बताने। हाँ खतरनाक चीज याद आ गई मुझे, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होते जा रहा है मुझे देख। ध्यान सुनो,
अगर तुमने एग्जाम में ये शायद लेकिन तुम तो मुझसे पढ़े हुए नहीं हो। सेक्शन अगर आपने लिखा, ठीक है, मान लो सेक्शन आपने लिखा 21, ठीक है, और फिर लिख दिया प्रोविजन एज पर सेक्शन 21 दिस एंड दैट, ऐसे लिख दिया एग्जाम में, ठीक है, तो आप ये, और सेक्शन एक्चुअल में था 12, 2 1 का 1 2 का 2 1 कर दिया तुमने, 2 1 का 1 2 1 2 का 2 1 ऐसे कर दिया अगर तुमने, तो ये पूरा आंसर कटेगा ऐसे। समझ में आया मैंने क्या बोला? खतरनाक बात समझ में आई कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, समझ में आई चीज? तो अगर सेक्शन ना पता हो तो मत लिखो, 1 मार्क कटेगा। सेक्शन अगर नहीं लिखा तो 1 नंबर कटेगा कि सेक्शन नहीं लिखा, लेकिन अगर गलत लिख दिया तो पूरा आंसर कटेगा, 0 मार्क्स मिलेंगे। हाँ, अगर पूरे पेपर में नहीं लिखा तो मॉडरेशन में मार्क्स कट जाएंगे कि सेक्शन कहीं नहीं लिखा, हो जाएंगे, लेबर लॉज में हो जाएंगे, कंपनी लॉ में करने पड़ेंगे, हो ना हो, जबरदस्ती है। माइनस मार्किंग ही माइनस मार्किंग है यहाँ तो, माइनस मार्किंग एमसीक्यू थोड़ी ना है। तुमने गलत लिखा तो कटेंगे मार्क्स, मिलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं तो कटेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, 0 ही देंगे, हाँ मैक्सिमम 0 ही मिल सकता है, वैसे माइनस मार्किंग नहीं होगी। अरे एमसीक्यू थोड़ी ना माइनस मार्किंग क्यों होगी आप? तो ये कोई एडवांटेज वाली बात नहीं है यहाँ पे, वहां पे कम से कम लिखते थे, मिलते तो थे, यहाँ पे लिख के भी पूरे नहीं मिलेंगे, उनको आंसर अच्छा लगना चाहिए तुम्हारा तब मिलेंगे। अब ध्यान से वापिस से सुनो ये बात गहराई वाली, सेक्शन नहीं आता तो मत लिखना, ठीक है, अगर पूरे कंफ्यूजन भी हो रही है कि यार ये 1 2 था कि 2 1 था, तो भी मत लिखना, ठीक है, तुम्हें पूरा एकदम श्योर है कि यही था, कहीं पे भी आप खून से लिखा लो हमसे, है ना, तभी लिखना। समझ में आ गई बात? तो अगर नहीं लिखोगे तो क्या होगा, 1 मार्क कटेगा, वो भी अगर उसके मूड पे है, अगर वो नहीं काटना चाहेगा तो नहीं काटेगा, ठीक है, कि ठीक है बच्चे ने इतना अच्छा आंसर लिखा, सेक्शन ही तो नहीं लिखा, जाने देते कोई बात नहीं। समझ में आ गई चीज? तो नहीं काटेगा, काटना होगा तो काट भी लेगा। तो मैक्सिमम तुम कितना अपना स्टेक लगा रहे हो मार्क का, 1, और अगर तुमने गलत लिख दिया तो 0 मिलेंगे, 5 मार्क्स गए, चाहे तुमने ब्यूटीफुली आंसर लिखा हो, कुछ ही लिखा हो, क्यों? सही लिखा हो, पूरा लिखा हो, सारी चीजें लिखी हो, लैंग्वेज अच्छी हो, सब कुछ बढ़िया हो, तो भी आंसर कट जाएगा, क्यों? ऐसा रीजन क्यों बताती हूँ मैं। तुमने सेक्शन 21 में लिख दिया, ये सब था कौन सा, 12, तो 21 भी तो किसी और चीज का होगा, समझ में आई चीज? तो उसमें तुमने ये कैसे लिख दिया? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो या तो लिखना मत, लिखो तो पूरा श्योर हो तभी लिखना। समझ में आ गई चीज? किसमें? अरे मूड्स का अपन को क्या पता। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये, थ्योरी में अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आते, ये एक फैक्टर है, मूड के ऊपर भी एक फैक्टर डिपेंड करता है, तुम्हारा लक भी बढ़िया होना चाहिए, अगर लक बढ़िया नहीं है तो वैसे ही गया पेपर। समझ में चीज, लक भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है थ्योरी सब्जेक्ट्स में, प्रैक्टिकल में ये सब नहीं चलता, प्रैक्टिकल में स्टेप्स लिखे, आंसर मैच कर गया, चलो 5 में से 5 2 नक्की करो। इसलिए मैं बोल रही हूँ जिनका प्रैक्टिकल अच्छा है सीएफएम उठा लेना, दूसरा सब्जेक्ट। समझ में आ गई क्या बात? और देखो कंपनी लॉ में तो तुम्हें ज्यादा सेक्शन नहीं पढ़ने, 470 टोटल है उसमें, और उसमें से तुम्हें 200 250 ही पढ़ने हैं, तो ज्यादा तो है नहीं, ठीक है। अब किसने क्या? नहीं नहीं, 470 है टोटल, और रूल्स वगैरह सब मिला दिए होंगे उन्होंने, हाँ। तो यहाँ पे रूल्स और सेक्शन सब पढ़ने, वैसे तो 470 है कंपनीज एक्ट के अंदर, तुम्हारे सिलेबस में 200 250 ही है, तो वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इतने नहीं है, यहाँ पे क्लास में याद करा दूंगे मैं, टेंशन मत। स्टोरी बनाएंगे, याद करेंगे, रट जाएगा पूरा सब्जेक्ट, समझ में आ गया क्या करना है क्या नहीं करना। आंसर राइटिंग पे स्पेशल फोकस करेंगे इस सब्जेक्ट में, क्योंकि ये सब्जेक्ट है इजी पढ़ना, और ये सब्जेक्ट का पेपर आता है इजी, तो तुम्हें क्यों पास करे और बाकियों को क्यों ना पास करे, तो तुम्हारे पेपर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे सब्जेक्ट ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं अगर तुम्हें आंसर नहीं लिखना आता तो, तुम्हें लग रहा है कि अरे पढ़ना आसान है और पेपर भी इजी आ जाएगा और लिख देंगे और पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं नहीं, तुम्हें अपने पेपर को स्टैंड आउट कराना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें सबको आता ही है, तो तुम्हें क्यों पास करे और बाकी को क्यों फेल करे। तो तुम्हारा आंसर अच्छा होना चाहिए, सुंदर आंसर लिखने पड़ेंगे इसमें। देखो कंपनी और जेआईएन में तो तुमने लिख दिया, वही बहुत बड़ी बात है। समझ में आ गई चीज? तुम लिख पा रहे हो तो आंसर राइटिंग होना चाहिए, वहां पे भी होना चाहिए, सेक्शंस लिखो, बकायदा लैंग्वेज लिखो, ये सब होना चाहिए। लेकिन आप अगर क्रैक कर पा रहे हो क्वेश्चन और आंसर अपना लिख पा रहे हो, इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि उन दोनों में, ठीक है, तो वो कर पा रहे हो तो उससे वो इंप्रेस हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा इतनी इजिली इंप्रेस, ये सबको आता है, तो फिर तुम्हें क्यों दे मार्क्स? तुम्हारा आंसर सुंदर होना चाहिए, वो मैं बताऊंगी तुम्हें कैसे लिखना। समझ में आ गई चाहिए? आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे हम इस सब्जेक्ट में, और ये सब्जेक्ट थोड़ा सा रिलेटिवली
छोटा भी है क्योंकि 600 प्लस पेजेस का है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें आंसर राइटिंग थोड़ी सी सिखा दूं। समझ में आ गई चीज। बाकी सब्जेक्ट्स है 1000 प्लस पेजेस का मॉड्यूल है कंपनी लॉ का, और 800 प्लस पेजेस का मॉड्यूल है जेआईजेल का। ठीक है, तो थोड़े ज्यादा पड़ते हैं हमारे, भारी। क्लियर हो गया? समझो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, ज्यादा तो नहीं पढ़ पाएंगे हम, कि हमने पूरा सब्जेक्ट समझ लिया है। कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है क्या? ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं उनको भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं पूछना? कोई एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग कैसा आता है? क्वेश्चंस दिखा दो, उसके लिए तो मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, कल दिखाती हूँ। ऐसे ही बता देती हूँ मैं। इसका बताती हूँ, तुम्हें सुन के बड़ा मजा आएगा। इसमें ना एक क्वेश्चन आया था कि चाइल्ड लेबर एक्ट है ना, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज चाइल्ड एंड व्हाट इज एडोलेसेंट। एक्चुअल क्वेश्चन आ चुका है ये। तो इस सब्जेक्ट में तो ऐसे आते हैं। कंपनी लॉ के तुम्हें देखने पड़ेंगे। कंपनी लॉ के एक बार मैम को बोल देना, मैम दिखा देगी। कंपनी लॉ के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, वो मैम चैप्टर पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन थोड़े से दिखाएंगे भी हम, तो मैं अपने आप ही एनालाइज हो जाएगा। मैं तो हर टॉपिक पे बताऊंगी ये क्वेश्चन आ सकता है, ये ऐसे आएगा, इस तरीके से आएगा। तो हर टॉपिक के बाद मैं बताऊंगी इसमें क्वेश्चन कैसे बन के आता है। ठीक है, और ऐसे ही कंपनी लॉ में भी किस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम पढ़ते कुछ और है और क्वेश्चन कुछ अजीब तरीके का आता है, तो वो साथ में पढ़ेंगे हम लोग कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और टॉपिक क्या है, ऐसे आएंगे। ठीक है, पेपर तो तुम देख ही सकते हो। देखो, तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पे अपना लेबर लॉज का उद्घाटन करते हैं। पहले हम लेबर लॉज ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, इसके नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, सब चीजें डिटेल में चलेगी, तो इसलिए इसको हम पहले लेते हैं। पूरा टाइम इसी को देंगे, पार्ट ये थोड़ा स्पीडली चलेगा। समझ में आ गई चीज? 1 से 13 आपके पार्ट है, 14 से 20 आपके पार्ट भी है। तो हम 14 चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं लेबर लॉज। आज से हम कौन है? लेबर है, मजदूर है, मजदूर। ठीक है, तो मजदूरों के लिए क्या कानून है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा तो गरीबों की तरह सोचना चालू करो पहले तो। जब तक तुम गरीबों की तरह नहीं सोच पाओगे तब तक तुम ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। थोड़े से गरीब है हम, आज से हम क्या गरीब, कुछ नहीं। ठीक है, अब है चैप्टर 14 कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉस। इसमें दो बातें हम पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और वो लेबर लॉस के बारे में क्या बोलता है। मैम आपको नहीं लगता कॉन्स्टिट्यूशन तो जेआईजेल में आना चाहिए? वो है जनरल लॉ, और कॉन्स्टिट्यूशन तो हम सीएसईटी में भी पढ़ के आए हैं, तो हमें पता है कि वो तो थोड़ा सा जनरल लॉ ही होता है, सबका लॉ होता है वो तो। ठीक है, तो ये पेपर 1 में नहीं आना चाहिए क्या? पेपर 1 में ही है ये। चैप्टर 2 है जेआईजेल का कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसमें कितने आर्टिकल्स है, उसमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, सीएससीटी वालों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सारे क्या है, कहाँ कहाँ आएंगे? जेआईजेल में आएंगे। तो यहाँ क्या आएगा फिर? कॉन्स्टिट्यूशन मजदूरों के बारे में क्या बोलता है वो आएगा यहाँ पे। तो हमें हमारा मेन फोकस किस पे? मजदूरों पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है यहाँ पे, वो जेआईजेल में पढ़ लेना आराम से। कॉन्स्टिट्यूशन मजदूरों के बारे में क्या बोलता है ये पढ़ना है हमें। समझ में आ गई चीज? तो मिक्सचर है ये कॉन्स्टिट्यूशन और लेबर लॉस का। समझ में आ गई चीज? तो देखो क्या है इसके अंदर, दोनों चीजें हमें पढ़नी है, दोनों का कॉम्बिनेशन हम। अब देखो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। अब थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन दे रखा है, एग्जाम में नहीं आएगी ये सब बातें, बट हमें पता तो होना चाहिए ना। कुछ बच्चे जो है वो साइंस से भी होते हैं कई बार, तो उनको भी बताना पड़ता है, उनको तो बिल्कुल ही नहीं पता। लॉ वाले और कॉमर्स वालों को तो फिर भी पता है, सीएससीटी वालों को भी पता है। कुछ लोग ग्रेजुएशन करके आते हैं साइंस बैकग्राउंड से, उनको तो कोई आइडिया नहीं है सब क्या बातें। थोड़ा सा आईसीएसआई इंट्रोडक्शन डालता है। अब देखो हम भी देख लेते हैं अगर डाल रखा है तो। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है, सबसे इंपॉर्टेंट बेस है। तुम्हें पता ना कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल लॉस, मतलब लॉस की जननी है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही सारे लॉज बनते हैं। इसको देख के, इसकी बुक खोल के फिर लॉज बनाए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड लॉज नहीं बन सकते, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में लॉज नहीं बन सकते। तो ये फंडामेंटल लॉ है। ठीक है, फंडामेंटल ऑल द अदर लॉज आर मेड एंड एग्जीक्यूटेड, इसी के अकॉर्डिंग बनते हैं लॉज। एवरी ऑर्गन ऑफ द स्टेट, स्टेट के, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, राज्य वाला स्टेट है गवर्नमेंट, है ना। तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है। गवर्नमेंट के क्या मतलब? कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ऑर्गन्स है। क्या क्या है बताया क्या किसी को?
लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव को एडमिनिस्ट्रेटिव भी बोलते हैं, और जुडिशरी, जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेटिव में कौन आता है? लॉ मेकर्स। लॉ मेकर कौन है इंडिया में? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स, तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? क्या? इम्प्लीमेंट करने वाले। इम्प्लीमेंट कौन करता है? लॉ को बना तो दिया, ये तो बना के निकल लिए, ठीक है। अब कौन इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? हाँ, मिनिस्टर्स, मतलब गवर्नमेंट बोल दूं आम भाषा में, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में कौन? सीजीएचजी। ये लोग रूल्स बना के कर देते हैं अपना काम। और फिर अगर इनको नहीं माना तो लॉज बना दिए, इंप्लीमेंट भी करा दिए, नहीं माना तो कौन पनिशमेंट देगा? कोर्ट। तो कोर्ट किस में आते हैं? जुडिशरी। कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? स्पेशल, स्पेशल कोर्ट्स या क्वासी जुडिशियल होते हैं। क्वासी मतलब क्या होता है? उसके जैसे, वो नहीं, उसके जैसे। जैसे तुमने पढ़ा होगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं पर कॉन्ट्रैक्ट जैसा। वैसे ही क्वासी जुडिशियल मतलब जुडिशियल तो हो गए कोर्ट, और कोर्ट जैसे हो गए ट्रिब्यूनल, तो क्वासी जुडिशियल होते हैं ट्रिब्यूनल्स। समझ में आ गया क्या? ये तीन ऑर्गन्स होते हैं। इनको भी अपनी अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती है। समझ में आ गई चीज? और इंडिया में कोई भी अथॉरिटी, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी ब्रांच कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। इसके पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा पावर्स है। समझ में आ गई चीज? इसके बियॉन्ड कोई भी अथॉरिटी लॉ नहीं बनता। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। एग्जाम में आएगा क्या? नहीं। फिर है ट्रिनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी तुम्हें पता होगा। ट्रिनिटी मतलब तीन चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्या ये सबको पता है? सबको पता है ये बात, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन देखो, कॉन्स्टिट्यूशन छोटा मोटा तो है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और भी है पर हमें मतलब नहीं है उससे। पार्ट 1 किसका होता है? यूनियन और टेरिटरीज के बारे में, इससे भी हमें मतलब नहीं है। पार्ट 2 होता है सिटीजनशिप का, उससे भी हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है पार्ट 3 और पार्ट 4 से। इसमें है फंडामेंटल राइट्स और इसमें है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? और हाँ, भारी आवाज है आपकी, वाह। पूरे सबको सुन गई। सुनो अच्छे से। फंडामेंटल राइट जो है वो, आप अगर आपका किसी ने हार्म किया फंडामेंटल राइट, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंच सकते हो। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ऐसा नहीं है। आप केस फाइल कर सकते हो बट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते इस चीज के लिए, ठीक है। फंडामेंटल राइट फंडामेंटल है, मिलने ही चाहिए, इन्फोर्सेबल है, जस्टिफिएबल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल डायरेक्शन देते हैं बस कि कर लो, बस मान लो, ये बात मानना है तो मान लो, नहीं मानना तो मत मानो। जैसे मम्मी पापा, वो बोलते देखो बेटा तुम्हारा मन है तो चलना है तो चल लो, शादी में नहीं चलना तो मत चलो, कोई बात नहीं, है ना। एक वो बोलते पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, अबे मन करे तो पढ़ लेना नहीं तो नहीं पढ़ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। दोनों में डिफरेंस होता है ना। ये है शुड वाली बात, ये है मस्ट वाली बात, दोनों में डिफरेंस। समझ में आ गई चीज? तो इसमें हमें क्या पढ़ना है फिर मैम? सब पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ना है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी पढ़ने हैं, लेकिन सिर्फ कौन से वाले? जो सिर्फ लेबर के रिगार्डिंग, मजदूरों के रिगार्डिंग है। सारे नहीं पढ़ने की जरूरत। सारे कहाँ पढ़ने पड़ेंगे? जेआई जेल में। जेआई जेल में पढ़ना, वो तुम्हें सर पढ़ाएंगे। समझ में आ गई चीज? तो वापिस से तुम्हें नॉस्टैल्जिया होगा सीएसईटी वाला। सीएसईटी में तुमने जो पढ़ा था वही सर तुम्हें वापस से पढ़ाएंगे, वही रामायण वापस से चले, ठीक है। तुम्हें पता है इसमें आर्टिकल्स होते हैं, सेक्शंस नहीं होते। ये भी मत कर देना, अगर तुमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्शन लिख दिया तो भी तुम्हारा आंसर कट है। फिर सेक्शन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वर्ड यूज करते हैं? आर्टिकल। आर्टिकल पे तो बहुत सारी मूवी आ गई। आर्टिकल 375 मूवी है, आर्टिकल 15 मूवी है, तुमने सुना होगा ना। आर्टिकल, आर्टिकल, आर्टिकल किसके रिगार्डिंग यूज होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। और बाकी सारे एक्ट्स में सेक्शंस। तो सेक्शंस और आर्टिकल्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। इसमें आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है, और इसमें 36 से लेके 51 तक है, क्योंकि 30 के आगे मुझे हिंदी में बोलना नहीं आता, ठीक है। तो 12 से लेके 35 तक है, 35 मुझे याद रह गया, मुझे नहीं पता इनको क्या बोलते हैं। तो 36 से लेके 51 तक आर्टिकल किसके बारे में है बताओ? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। समझ में आ गया? तो सारे पढ़ने क्या? नहीं, कुछ ही पढ़ने, लिमिटेड, लिमिटेड पढ़ने। लेकिन ये बात याद रखनी है क्या? बिल्कुल, ठीक है। तो तुम्हारे को देखो बेसिक्स पता होने चाहिए, क्योंकि तुमने कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ा नहीं है अभी, वो तो तुम जेएचएल में बाद में पढ़ोगे ना, जब भी सर पढ़ाएंगे।
थोड़ा बहुत पढ़ा है तुमने, तो बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए यहाँ पे। उसके बाद ही हम कॉन्स्टिट्यूशन लेबर लॉ को कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं पता होगा तो कनेक्ट कैसे करेंगे। समझ में आ गई चीज? तो इसमें से मैम फिर हमें आर्टिकल कौन कौन से पढ़ने हैं? आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 तो बेसिक है, राइट टू इक्वालिटी, तो ये तो सबको ही मिलना चाहिए ना, तो लेबर को भी मिलना चाहिए बेसिक। फिर आर्टिकल 16 गवर्नमेंट जॉब में इक्वालिटी, तो मुझे लगता है जॉब की बात आ रही है तो लेबर की तो बात आएगी ही। जॉब के अंदर ही तो होते हैं मजदूर, खुद का बिजनेस है तो मजदूर होता है क्या कोई? वहां तो वो मालिक होता है, नौकरी कर रहा है कोई तो क्या है वो? मजदूर। किसी के यहाँ पे एम्प्लॉयड। समझ में आ गई चीज? तो गवर्नमेंट जॉब की बात आ गई तो बिल्कुल आर्टिकल 16 यहाँ पे आएगा। गवर्नमेंट जॉब में सब बराबर है। आर्टिकल 14 बोलता है सब बराबर है, ठीक है। 16 बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब में भी सब बराबर है। समझ में आ गई चीज? आर्टिकल फिर जंप मार के हम 19 पे पहुंच गए। आर्टिकल 19 देखो याद है क्या किसका होता है? राइट टू फ्रीडम तो होता है, फ्रीडम ऑफ व्हाट? हाँ स्पीच, और फिर हाँ एक्सप्रेस, और स्पीच एक्सप्रेशन सब आ गए, और क्या बोल रहे हो ये तुम, ये सारी चीजें रैंडम जो याद आ रहा है कुछ भी चिपका दो। सबसे पहले बोलने का अधिकार, फिर इकट्ठे होने का अधिकार, असेंबली बनाने का अधिकार, फिर एसोसिएशन बनाने का अधिकार, फिर इंडिया में कहीं पे भी घूमने का अधिकार, फिर जगह पसंद आए तो वहां पे रुकने का अधिकार, और फिर ट्रेड और ये सब बिजनेस करने का अधिकार। तो इसकी कोई स्टोरी है, पहले तुमने बोला कि अरे आओ आओ चलो चलो इकट्ठा होते चलो मिलते हैं, फिर तुम मिले, असेंबली करी, बिना आर्म्स के, भाले और वो सब लेके नहीं आना, एक तलवार लेके एक भाला लेके ऐसे मिलना नहीं है, तमीज से मिलना है, ठीक है। उसके बाद नहीं नहीं, फिर एसोसिएशन बनाई तुमने, एक तुमने मोर्चा बनाया, ठीक है, तुम्हारा एक पर्पस है कि हम गोवा जाएंगे, हम गोवा जाएंगे, ये तुम्हारा पर्पस है, गोवा जाने का पर्पस, तो उसके लिए तुमने एक एसोसिएशन क्रिएट किया, गोवा इज ऑन, ठीक है, ऐसे नाम का। कोई भी फालतू नाम चीज के एसोसिएशन तुम बना सकते हो, जैसे आई हेट सीताफल, इस बात के एसोसिएशन में बना सकती हूँ क्या? हाँ। आई हेट बनाना, बनाना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं इस बात के एसोसिएशन बना सकती, बिल्कुल बना सकती हूँ, सब अलाउड है इंडिया में, कुछ नहीं, कोई चीज में लॉजिक होना जरूरी नहीं है। तो हमने ये फालतू मोर्चा बनाया, उसके बाद हम कहाँ निकल लिए? गोवा। गोवा हमें इतना ज्यादा पसंद आ गया, वहीं रुक गए। तो क्या हम गोवा जा सकते हैं क्या बिना कोई चीज के? टिकट तो लगेगी, बट बिना कोई चीज के जा सकते हैं क्या? कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? फ्रीडम है ना, कहीं भी घूम सकते हैं इंडिया में, तो गोवा जा सकते हो कि जा सकते हो, गोवा भी इंडिया में ही है, ठीक है। फिर वहां पे ज्यादा पसंद आ गया, रुक सकते हो कि रिसाइड कर सकते हो, कर सकते हो। फिर वहां पे सर्वाइव करने के लिए तुम्हें कोई बिजनेस वगैरह कुछ जॉब वगैरह करनी होगी, तो कोई भी ट्रेड कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। अब याद हो गया आर्टिकल 19। अब इतनी सारी रामायण हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, जेआईएल में पढ़ना अगेन। तो यहाँ क्या पढ़ना है फिर? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, वो लेबर का है, लेबर यूनियंस होते हैं, मोर्चा बनता है, तो ये इनका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है इनको ये राइट। ये लेबर यूनियंस बना सकते हैं क्या? तुमने सुना होगा ना, हमारी मांगे पूरी करो, अत्याचार खत्म करो, ऐसे सुना होगा ना। वो सब क्या बना सकते हैं क्या? लेबर, बिल्कुल। आर्टिकल 19 देता है पावर, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। तो इसमें हमें 19 का 1 का सी उतना ही रेलिवेंट है, सारे नहीं पढ़ने। थर्ड पे था ना जो ये वाला पॉइंट, क्या? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ट्रेड यूनियंस, वो ही राइट इनके पास रहे। समझ में आ गई चीज? फिर आता है आर्टिकल 21, इसके बिना तो सारे राइट बकवास है। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, जीने का अधिकार नहीं होगा तो बाकी राइट्स का चार डालेंगे क्या हम? समझ में आई चीज? तो आर्टिकल 21 जीने का अधिकार, तो जीने का अधिकार आपको और हमें है, तो मजदूरों को नहीं है क्या? ये तो सबका है, कॉमन है, ये दोनों बिल्कुल कॉमन है, सबको मिलते हैं तो मजदूरों को भी मिलेंगे, सब बराबर है, सबको जीने का अधिकार है, आराम से घूमने फिरने का अधिकार है, तो मजदूरों को भी है भाई, सीधी सी बात है। ये स्पेसिफिकली थोड़े से लेबर से कनेक्टेड है, ठीक है। और 23 और 24 तो है ही लेबर के ऊपर ही। आर्टिकल 23 और 24 ये क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। याद आ गया क्या? इसमें क्या क्या आता है? ये तो पूरा चाइल्ड लेबर है, वो तो हम पूरा एक्ट ही पढ़ लेंगे, तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लोगों की तस्करी, लोगों को बेचना खरीदना, गुलाम बनाना, ऐसी हरकतें। और बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर, बिना पैसे दिए काम कराना, तो ये तो अत्याचार की बात हो गई। तो ये सब हम आर्टिकल्स यहाँ पे पढ़ने वाले। बताओ याद हो गया क्या? 14 पहले सिर्फ आर्टिकल्स का नंबर बताओ। 14, 16, 19 है ही पढ़ने बस, 12 से लेके 35 नहीं पढ़ने। समझ में आ गई चीज? 14 किसका है? राइट टू इक्वालिटी। 16 गवर्नमेंट जॉब में इक्वालिटी,
इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये है उसका नाम, गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है। अच्छा 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये सब। 21 राइट टू लाइफ। 19 राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, वो बाकी से हमें मतलब नहीं है, फ्रीडम वो बाद में जेल में पढ़ते रहना, यहाँ पे सिर्फ राइट टू फॉर्म एसोसिएशन से मतलब है, सिर्फ एसोसिएशन बना लो आराम से। और लास्ट में 24 चाइल्ड लेबर। समझ में आ गया क्या? चलो बाकी का पढ़ेंगे हम कल।